नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। आप देख रहे हैं मारू राजस्थान। बुलेटिन की शुरुआत में बड़ी खबर है जयपुर से, जहां शिक्षक सम्मान समारोह में हंगामा हो गया। बजट घोषणा के बावजूद बहाल नहीं होने पर यह हंगामा किया गया। प्राथमिक स्तर की उर्दू शिक्षक बहाली नहीं होने पर हंगामा। शिक्षा मंत्री के संबोधन के बीच ही हंगामा हो गया। बड़ी खबर जयपुर से। संबोधन अभी हम आपको दिखा रहे थे, बीडी कल्ला संबोधित कर रहे थे, लेकिन उनके संबोधन खत्म होता, उससे पहले शांतिपूर्वक उनका संबोधन खत्म होता, वो अपनी उपलब्धियां गिना पाते, उससे पहले ही वहां हंगामा हो गया। हंगामा किस लिए? बजट घोषणा की गई, लेकिन बावजूद इसके वो घोषणाएं पूरी नहीं की, बहाल नहीं किया शिक्षकों को, उर्दू शिक्षकों को। ये तस्वीर देखिए। योजनाओं का लाभ प्रत्येक समुदाय एवं पहुंच सके, इसके लिए वर्ष 2022-23 की बजट घोषणा में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित करने सरकार। ये तस्वीरें देखिए, शिक्षा मंत्री संबोधित कर रहे हैं, बीच में ही एक व्यक्ति उठकर हंगामा करने लगा, तो उसे यहां से, जहां पर ये कार्यक्रम चल रहा था, वहां से बाहर ले जाया गया और शिक्षा मंत्री का संबोधन चलता रहा। उन्होंने संबोधन रोककर एक बार ये जानने की कोशिश नहीं की कि भाई परेशानी क्या है, समस्या क्या है। लवली मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। लवली, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। शिक्षा मंत्री जी संबोधन दे रहे हैं, एक व्यक्ति हंगामा करता है, लेकिन ठीक है, हंगामा हो रहा है, शिक्षा मंत्री जी का संबोधन नहीं रुकता है। वो बदस्तूर अपना जो पर्चा लिखकर लाए थे उसको पूरा कर रहे थे। उन्होंने एक बार रुककर ये जानने की कोशिश नहीं की कि हंगामा क्यों है बरपा, भाई समस्या क्या है आपकी? राजस्थान उर्दू शिक्षक संघ जो है उसका प्रदेश अध्यक्ष बताया जा रहा है। फिलहाल युवक को जो है कार्यक्रम से स्थल से बाहर जो है वो निकाल दिया गया है और फिलहाल कार्यक्रम जो है वो सुचारू रूप से लगातार जारी है। जी, समस्या क्या थी, क्या मांग थी इस व्यक्ति की? मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं को लेकर के इम्प्लीमेंट कराने की मांग को लेकर के इसने यहाँ पर प्रदर्शन किया है और कहा है कि पहले भी वो लगातार मांग उठाते रहे हैं, लेकिन इस मांग पर कोई ठोस विचार नहीं होने के चलते जो है ये स्थिति हुई है। अच्छा लवली, शायद मेरा जो सवाल था वो आप तक पहुंचा नहीं था। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। ये सवाल ये था मेरा कि ये व्यक्ति हंगामा कर रहा था, लेकिन शिक्षा मंत्री जी ने रोक कर जहमत नहीं उठाई कि भाषण रोकते अपना और पूछते इससे समस्या क्या है? बिल्कुल, शिक्षा मंत्री ने अपना भाषण भी रोकने से पहले ही उस युवक को बुला लिया था अपने पास, पहले ही उनसे बातचीत कर ली थी, लेकिन उसके बावजूद उस युवक ने प्रदर्शन किया। शिक्षा मंत्री ने पहले युवक को बुला करके पूरी बातचीत जो थी उसकी सुनी, उसका ज्ञापन लिया, लेकिन उसके बावजूद भी इस युवक ने कार्यक्रम के अंदर प्रदर्शन किया, जिससे सुरक्षा कर्मियों ने बाहर निकाल दिया है। जी, इसके साथ क्या और भी लोग थे? नहीं, अकेला एक ही युवक था, जिसके साथ में एक अन्य युवक और बताया जा रहा है। फिलहाल यहाँ से इन दोनों युवकों को यहाँ से बाहर निकाल दिया गया। ठीक है, शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के लिए। लवली मेरे सहयोगी जयपुर से जुड़े, एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। शिक्षा मंत्री ने इस युवक की समस्या जब संज्ञान में आई उनके, तो उन्होंने अपना भाषण शुरू होने से पहले इस युवक को बुलाया था, बातचीत की थी इससे, इसे समझाया था, लेकिन ये युवक फिर भी नहीं माना और प्रदर्शन किया इसने भाषण के बीच में। बजट घोषणा में राजकीय विद्यालयों में आधारभूत संरचना को विकसित करने अतः सरकार दृढ़ संकल्पित है कि घोषित नीतियों एवं योजनाओं का लाभ। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बात एक और अपराध की। बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह की बीच सड़क हत्या कर दी गई। करीब 12 लोगों ने कृपाल सिंह की कार पर एक साथ फायरिंग की। कृपाल सिंह के शरीर में 7 गोलियां लगी। भरी सड़क पर कार को घेर कर ये ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। हत्या के पीछे बताया जा रहा है व्यक्तिगत दुश्मनी या फिर कोई सियासी रंजिश हो सकती है, क्योंकि जिसकी मौत हुई है वो बीजेपी से जुड़ा हुआ था। सिनेमाई अंदाज में ये बदमाश आते हैं और इस वारदात को अंजाम देकर आराम से निकल जाते हैं। अब सवाल ये, हत्या के पीछे आखिर किसका हाथ? रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य थे कृपाल सिंह, जिनका मर्डर हुआ। ये तस्वीर दिखा रहे हैं आपको। बीजेपी कार्यकर्ता थे कृपाल सिंह, बीच सड़क इनको गोलियों से भून दिया गया। और ये एक और तस्वीर, जब कृपाल सिंह की हत्या हुई उसके बाद उनके परिजन प्रदर्शन कर रहे थे। इनके परिजनों में से एक व्यक्ति ने खुद पर आत्मदाह करने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया, फिर थाने ले जाया गया।
जगीना नामक व्यक्ति थे जिनके गोली लगी थी, जिनका दौरान उपचार मृत्यु हो गई थी। इसमें जो सस्पेक्ट थे, हम रात से ही टीमें लगा करके उनकी तलाश में दबिश दे रहे थे। अभी उन्होंने FIR दे दी है, पोस्टमार्टम करा के डेड बॉडी परिजनों को सुपुर्द कर दी है, अंतिम संस्कार किया गया। मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए दबिश दे रहे हैं। कुलदीप जगीना और उसके साथी है जिनके पीछे हम लगे हुए हैं और शीघ्र ही हम दस्तयाब कर लेंगे। चलिए, दीपक पुरी मेरे सहयोगी भरतपुर से हमारे साथ सीधा जुड़ गए हैं। दीपक, सुबह से हम तमाम हर तस्वीर इस मामले से जुड़ी दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। SP साहब की बाइट भी हम लगातार सुबह से चला रहे हैं, क्या कह रहे हैं वो ये हम सुन रहे हैं। दबिश दी जा रही है, पुलिस जांच कर रही है, कार्रवाई कर रही है, वही रटा रटाया चिट्ठा जो इनके पास होता है वही 3 लाइनें सुबह से ये लगातार बोल रहे हैं और बार बार पत्रकारों के सामने भी बोल रहे होंगे, रट्टा मार रहे होंगे। लेकिन कार्रवाई कहां तक पहुंची है बताइए? उन लोगों का कुछ पता चल पाया जिन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर पुलिस की जांच सिर्फ चल रही है? देखिए सुमित, जो आपकी आवाज़ है वो मुझ तक सही नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन पूरे मामले में जो बीजेपी कार्यकर्ता है कृपाल सिंह जगीना, उसकी जो हत्याकांड मामला है उसमें पूरे मामले में अपडेट ये है कि वो मृतक का जो भाई है उसके द्वारा अब हत्या का मामला दर्ज कराया गया है और 8 से 10 जो करीब नाम है वो उसमें नामजद हैं रिपोर्ट में, और बाकी के 8 से 10 व्यक्ति अन्य हैं, उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया गया है। और उसमें यह भी जिक्र किया गया है कि पहले से ही युवक को जो है जान से मारने की धमकी मिल रही थी, कई दिनों से उसको जो है धमकी दी जा रही थी, और लेकिन फिर भी जो है पुलिस सतर्क नहीं, ये उसमें रिपोर्ट में जिक्र किया गया है। और अब रिपोर्ट के आधार पर पुलिस जो है कार्रवाई कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पुलिस के हाथ अभी भी इस पूरे मामले में खाली है। पुलिस के खिलाफ जो पुलिस के हाथ है अभी तक कोई भी आरोपी नहीं लगा है। जिस तरह से आरोपी रात करीब 11 बजे वहां पर आते हैं और वारदात को अंजाम दे करके वहां से फरार हो जाते हैं, तो इसको लेकर के पुलिस पर अब सवालिया निशान उठ रहे हैं कि पुलिस आखिर रात में गश्त क्यों नहीं कर रही थी, पुलिस कहां थी, और पुलिस इतना बड़ा मामला होने के बाद अभी भी जो है आरोपियों तक नहीं पहुंची है। आरोपी लग रहा है कि भरतपुर को छोड़कर, शायद राजस्थान को छोड़कर कहीं दूसरी जगह फरार हो गए हो, इसलिए पुलिस को समय लग रहा हो, लेकिन पुलिस ज्यादा कुछ इसमें बोल नहीं रही है। अभी पुलिस अधीक्षक श्याम सिंह ने बयान जारी किया है कि रिपोर्ट दर्ज करा दी गई और रिपोर्ट के आधार पर जो है जांच की जा रही है। पूरे में कई जो हिस्ट्री शीटर हैं उनको इस मामले में जो है पुलिस ने चिन्हित किया है और उनको जो है उनकी तलाश की जा रही है। इसको लेकर के जगह जगह दबिश दी जा रही है। अलग अलग टीमें हैं, चाहे वो QRT टीम हो, DST टीम हो, स्पेशल टीम हो, वो अब अलग अलग जगह दबिश दे रही हैं। पूरे जिले में जो पुलिस है वो अलर्ट मोड पर है, अपने अपने थाना इलाकों में जो थाना अधिकारी हैं वो गश्त कर रहे हैं, लेकिन आरोपियों का अभी तक कोई सुराग जो है वो नहीं लगा है। और मृतक युवक था कृपाल सिंह, उनका जो अंतिम संस्कार है वो उनके गाँव में कर दिया गया है। पहले मोर्चरी के बाहर जो है उनकी बुआ का लड़का था, उसने आत्मदाह की कोशिश की और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, तो उसने जब आग लगाने की कोशिश की तो जो पुलिसकर्मी वहां मौजूद थे उन्होंने उसको वहां से जो है आग को बुझाया और पकड़ करके थाने लेकर गए। उसके बाद पोस्टमार्टम कराया। पोस्टमार्टम के बाद जो है पुलिस की मौजूदगी में सबको जो है वहां गाँव ले जाया गया और गाँव में जब अंतिम संस्कार किया जा रहा था तो वहाँ पर भारी संख्या में गाँव में पुलिस मौजूद थी, क्योंकि तनावपूर्ण माहौल है। क्योंकि जिस हत्या के मामले में एक युवक का नाम दर्ज कराया गया है वो भी उसी गाँव का रहने वाला है जहां का ये मृतक कृपाल सिंह रहने वाला था। उसी गांव का एक नाम युवक है, उसका नाम उसमें हत्या के मामले में रिपोर्ट दर्ज कराई गई, उसमें नाम सामने आया। तो गांव का ही माहौल था, एक ही गांव का, तो इसलिए तनाव का माहौल था और उसको लेकर के भारी पुलिस वहां पर जो है तैनात की गई थी। और अब जो है अंतिम संस्कार हो गया है और पुलिस का कहना है कि जो आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। जी अच्छा दीपक, आप बता रहे थे कि जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया, पुलिस का मतलब पुलिस का इकबाल कितना बुलंद है इन अपराधियों में, ये इस बात से पता चलता है जहां पर वारदात हुई उससे 500-600 मीटर की दूरी पर पुलिस थाना है और अपराधी आराम से गोली मारते हैं, 12 राउंड फायरिंग करते हैं, 7 गोलियां कृपाल सिंह के सीने में लगती है। उसके बाद बदमाश उतरते हैं गाड़ियों से और चेक करते हैं अच्छी तरह कि उसकी मौत हुई या नहीं हुई, उसके बाद वहां से फरार होते हैं। बहुत तसल्ली से इस वारदात को अंजाम देकर जाते हैं और पुलिस तसल्ली से अपने थाने में बैठ के टांग फैलाए सोती रहती है।
देखिए बिल्कुल भरतपुर की बात की जाए सुमित, तो भरतपुर में विपक्ष भी अब जो लगातार पुलिस पर हमला बोल रहा है और कह रहा है कि भरतपुर में जंगल राज हो गया है, बदमाशों का अड्डा भरतपुर बन गया है और पुलिस जो है वो पूरी तरह से निष्क्रिय है। अभी भी जो पुलिस के अधिकारी हैं वो इतनी बड़ी इसको मामले को जो है गंभीरता से नहीं ले रहे हैं कि इतना बड़ा मामला हुआ उसके बाद उसको गंभीरता से लिया जाए और आनंद फानंद में आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। अभी भी कहीं ना कहीं जो टालम टोल है वो चल रहा है और उसी को लेकर के विपक्ष लगातार हमलावर है। विपक्ष के कई नेताओं ने, मंत्रियों ने सवाल खड़े किए हैं कि कानून नाम की कोई चीज नहीं है, अपराधी आते हैं और गोलीबारी करते हैं, फायरिंग करते हैं और उसके बाद युवक की हत्या करके वहां से आराम से फरार हो जाते हैं। तब तक जो है पुलिस कार्रवाई नहीं करती है। हालांकि पूरे शहर में पुलिस रात को गश्त करती है, उस वक्त पुलिस कहाँ थी, अगर नाकाबंदी की गई थी तो आरोपी पकड़े क्यों नहीं गए, ये सारे सवाल जो है वो उठ रहे हैं। तो अब विपक्ष जो है लगातार सवाल उठा रहा है, कह रहा है कि भरतपुर में जंगल राज है। और आज की बात की जाए तो सबसे ज्यादा जो आपराधिक ऐसे मामले और अपराधियों के जो हौसले बुलंद हैं वो भरतपुर में नजर आ रहे हैं। आखिर भरतपुर की पुलिस क्या कर रही है, ये जनता जो है अब जवाब मांग रही है पुलिस से। नहीं, लेकिन सवाल ये भी है ना, इस कुंभकर्णी नींद से तो ये जागने वाली है नहीं पुलिस। सांसद पर हमला हो जाता है, आम आदमियों की तो छोड़ ही दीजिए, बीजेपी कार्यकर्ता को बीच सड़क पर मार दिया जाता है, गोलियों से भून दिया जाता है। आपकी बात हुई जिम्मेदार अधिकारियों से? क्योंकि हम तो सुबह से लगातार फ़ोन कर रहे हैं, हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं ये जिम्मेदार अधिकारी, एसपी साहब, कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा है। आपकी बात हुई, क्या कह रहे हैं वो? देखिए अभी मैं पुलिस अधीक्षक कार्यालय में ही मौजूद हूं और अभी फ़ोन को लेकर के मेरी उनसे बात हुई कि जब हमारे ऑफिस से न्यूज 18 ऑफिस से आपको बार बार कॉल किया जा रहा है तो आप उठा क्यों नहीं रहे हैं, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, कि आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जवाब देने की, क्योंकि इतना बड़ा मामला हो गया उसके बाद भी आप जवाब नहीं दे रहे हैं, फ़ोन तक रिसीव नहीं कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि पूरे मामले में मैं लगा हुआ हूँ और किसी कारणवश मैं फ़ोन नहीं उठा पाया, इसलिए मैं जवाब नहीं दे पाया। तो उन्होंने अपनी जो बाइट है वो दी है, लेकिन उन्होंने कहीं ना कहीं ये कबूल किया है कि फ़ोन जो है वो नहीं उठा पाया था मैं किसी कारणवश, और लगातार आपके ऑफिस से संपर्क किया जा रहा था। लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की जो कार्यशैली है उस पर अब सवाल तो उठ ही रहे हैं, क्योंकि अधिकारियों के पास कोई जवाब नहीं है। फोन तो जब उठाएंगे सुमित वो कि उनके पास कोई जवाब होगा देने के लिए, इसलिए वो फोन उठाने की बात को टालम टोल कर रहे हैं, क्योंकि फोन उठा करके वो जवाब क्या देंगे, क्योंकि जो दर्शक हैं न्यूज 18 के वो दर्शक जानना चाह रहे हैं कि पुलिस क्या कार्रवाई कर रही है, क्या कार्रवाई अब तक की है। तो इनके पास कोई जवाब नहीं है, इसलिए ये फोन नहीं उठाया। इन्होंने अपनी जो नाकामी है उसको छिपाने की कोशिश की है। हाँ दीपक, गलती तो कृपाल सिंह की है, वो इतनी देर रात घर के बाहर क्यों घूम रहा था? यही कहा था ना मंत्री जी ने पिछली बार जब सांसद महोदय पर हमला हुआ था, रंजीता कोली पर हमला हुआ था, मंत्री जी ने बोला था इतनी देर रात और ऐसे इलाके से गुजरने की क्या जरूरत है, इतनी रात को वहां से जाने की क्या जरूरत थी। तो इस मामले में भी यही बयान आएंगे, कृपाल सिंह की गलती, वो घर से बाहर इतनी रात को क्यों था। हौसले इसलिए तो बुलंद होते हैं अपराधियों के। देखिए कई ऐसे बड़े बड़े मामले भरतपुर में सामने आ चुके हैं, चाहे सांसद रंजीता कोली पर हमले की बात हो, चाहे नदबई में फायरिंग की बात हो, लूट की बात हो, और भरतपुर में जो ये हत्या हुई है इसकी बात हो। इसको लेकर के पुलिस अभी तक कहीं जो कार्रवाई की बात की जाए तो वहां तक नहीं पहुंची है, अभी किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है। और इसको लगातार विपक्ष जनता को वो जवाब क्या देंगे, क्योंकि उनके पास इन घटना को लेकर के जवाब नहीं है, क्योंकि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी नहीं है। जनता जवाब मांग रही है कि आरोपियों की अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं है। ये सारे सवाल जो है जनता और विपक्ष अब पुलिस से कर रहा है, लेकिन पुलिस के पास कोई जवाब नहीं है सुमित, इसलिए पुलिस के अधिकारी ना फोन उठा रहे हैं और वो जो जानकारी देने में भी कतरा रहे हैं। जी, भरतपुर ही नहीं, पूरे राजस्थान की, पूरे सूबे की, पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था हम देख रहे हैं बिल्कुल खत्म हो चुकी है। पटरी से उतरना तो अब नहीं कहेंगे, बिल्कुल खत्म हो चुकी है। अपराध बेलगाम हो रहे हैं, यहाँ पर अपराधी बेलगाम हैं, छुट्टे घूम रहे हैं। मुझे ये बताइए दीपक, क्या ऐसे नकारा निकम्मे पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? 500 मीटर उनके थाने से दूरी पर इस वारदात को अंजाम दिया जाता है, इन्हें पता तक नहीं चलता है। इन पुलिसकर्मियों पर कोई कार्रवाई होगी? लगाम कसी जाएगी इन पर कोई? दीपक, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? देखिए सुमित, आपकी जो आवाज़ है वो साफ नहीं आ पा रही है, मुझ तक शायद टेक्निकल कोई प्रॉब्लम हो सकती है, इसके कारण आवाज़ जो है आपकी मुझ तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं कहा जाए तो भरतपुर की कानून व्यवस्था पूरी तरह विफल है, और ये हम नहीं कह रहे, ये विपक्ष कह रहा है, ये यहाँ की जनता कह रही है। और जनता का ये कहना है कि अब सुरक्षित अपने आप को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि इतने बड़े कांड होने के बाद भी दीपक तमाम जानकारी के लिए। तो भरतपुर में बीजेपी कार्यकर्ता कृपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई, इसे लेकर अब सियासी पारा भी हाई है, जो होना भी
था और होना भी चाहिए। बीजेपी ने सरकार पर निशाना साधा है, सुनिए। गैंगस्टर के कब्जे में है। कृपाल सिंह पर दिन दहाड़े एक के बाद एक गोलियां दागी गई, अपराधी बचकर निकल गए। इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। हम कानून व्यवस्था को भारतीय जनता पार्टी ने मुद्दा बनाया है। बिगड़ी कानून व्यवस्था इस सरकार को नेस्ते नबूद कर देगी। गृह मंत्री के रूप में मुख्यमंत्री जी विफल साबित हुए हैं। तो मैंने बहुत प्रारंभ से कहा, मुख्यमंत्री जी का मेन उद्देश्य केवल सरकार बचाना और सरकार चलाना, क्योंकि गृह विभाग अपने आप में एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण विभाग है। इतना हमारा परफेक्ट सूचना तंत्र है कि डूंगरपुर में घटना हो रही है तो भी 15 मिनट में भरतपुर का थाना भी अगर उसको देखना चाहे तो अलर्ट हो सकता है। तो मैं सोचता हूं कि अगर बाजार के बीच में कोई गोली पे गोली ठोके जाए और 12 फायर कर दे और उसके बाद भी अपराधी सुरक्षित निकल जाए, ये कानून व्यवस्था की धज्जियां नहीं है तो और क्या शब्द इसके लिए प्रयोग करें। तो अनस्टेबल गवर्नमेंट होती है तो लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है। ये पॉलिटिकल साइंस का सिद्धांत भी है, गवर्नमेंट का भी सिद्धांत है, गवर्नेंस का भी सिद्धांत है। जब लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो अत्याचार बढ़ते हैं, वो दलितों पे भी बढ़ते हैं, अनुसूचित जनजाति वर्ग पे भी बढ़ते हैं, महिलाओं पे भी बढ़ते हैं। भरतपुर के अंदर भरतपुर की सांसदा महोदया ने भी कई बार उनके ऊपर किए गए हमलों के बारे में प्रशासन को चेताया है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन सुस्त है। किस दबाव में है कहना मुश्किल है, लेकिन जिस तरीके से जिस कार्यकर्ता की हत्या हुई है, बजरंग दल का कार्यकर्ता था, विश्व परिषद में काम किया, अभी सांसद महोदय ने उनको रेलवे कमेटी का सदस्य भी बनाया था। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनकी नज़दीकी होने का, उनके ऊपर जो पहले हमले हुए थे वो एक साजिश हो सकती है, लेकिन पुलिस अभी भी मूक दर्शक है। अभी भी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हुई है और शायद मेरे ख्याल से पुलिस ने चिन्हित भी नहीं किया होगा कि किसने गोली मारी है। हम तो ये चाहते हैं कि प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से बिगड़ चुकी है और अब तो लगने लगा है कि राजस्थान के अंदर प्रजातांत्रिक सरकार है ही नहीं। राजस्थान के अंदर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उदयपुर प्रवास के दौरान भरतपुर में हुए बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या पर प्रदेश सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और आमजन में डर का वातावरण बन रहा है। यही नहीं, शेखावत ने एनसीआरबी के आंकड़ों का भी जिक्र किया और कहा कि इन आंकड़ों को देखकर शर्म महसूस होती है। स्थिति के चलते आज व्यवस्था इससे उलट हो गई है कि आज जो अपराधियों में डर होना चाहिए था वो आमजन में है, और जो आमजन में विश्वास होना चाहिए उस आत्मविश्वास से राजस्थान के अपराधी लबरेज है। राजस्थान की जनता निश्चित रूप से इससे व्यथित है, दुखी है, पीड़ित है और एक एक दिन गिन करके 2023 के चुनाव का इंतजार कर रही है। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे।